नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। बीजेपी और शिवसेना में सीटों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। दोनों पार्टियों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच शिवसेना ने महाराष्ट्र के प्रभारी ओम माथुर से बात की है, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं है। माना यह जा रहा है कि अमित शाह ने राज्य के नेताओं को निर्देश दिए हैं कि 130 सीटों से कम पर बात बनेगी ही नहीं। शिवसेना 151 सीटों की मांग पर अड़ी है। बीजेपी 135 सीटों से पीछे नहीं हट रही। 25 साल पुराने गठबंधन में सीटों पर समझौते का पेच सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है और तैयारी अलग अलग लड़ने की भी हो रही है। आपको लग रहा है आर पार कुछ भी हो सकता है? स्थिति ये बन गई है। ऐसी क्यों बनेगी स्थिति? अकेले लड़ने को तैयार है अगर शिवसेना नहीं मानी? अभी वैसी स्थिति आई नहीं है। नहीं, पूरी तैयारी है बीजेपी की। अगर शिवसेना मैंने कहा ऐसी स्थिति आई नहीं है तो तैयारी के बारे में चर्चा क्यों करना? आती है तो फिर क्या होगा? हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम जरूर करेंगे। रविवार को दिल्ली में महाराष्ट्र के गठबंधन पर बीजेपी ने जमकर माथापच्ची की। चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड की बैठकों के बाद पार्टी ने अध्यक्ष अमित शाह को फैसला लेने का अधिकार दिया। इसके बाद खबर आई कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की, लेकिन नतीजा वही ठाक के 3 बात। तस्वीर साफ नहीं है और बीजेपी वही पुराना राग अलाप रही है। चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। नामांकन के लिए अब महज 5 दिन बचे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की तस्वीर अब तक साफ क्यों नहीं है? बीजेपी को इस बात से परेशानी है कि शिवसेना 59 सीटों को लेकर जिद पर क्यों अड़ी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों ओर से मामला मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फंसा है। बातचीत के जरिए प्रश्न छूट सकता है। अगर वो अड़े रहेंगे इसके बारे में कि हम नहीं दे सकते हैं तो बातचीत रुक जाएंगी और इसलिए बातचीत शुरू होना चाहिए, बातचीत रहना चाहिए। ऐसी भूमिका राजनीति में तो नहीं चलती कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे। बीजेपी और शिवसेना दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं, लेकिन संघ को अब भरोसा है कि गठबंधन बना रहेगा। पहले सीटों को लेकर सस्पेंस था, लेकिन अब तो गठबंधन पर भी सस्पेंस है। खबर यही आ रही है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन कहते हैं सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठे कोई नहीं जानता। मुंबई से अमृता शेडगे के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बहुत पेचीदा सी स्थिति है महाराष्ट्र में। 2 गठबंधन है और दोनों कमोवेश एक ही से हालात में नजर आ रहे हैं। वैसे शिवसेना बीजेपी में सीटों का पेंच फंसने के बाद अब खबर यह आई है कि कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए शिवसेना ने बीजेपी नेता ओम माथुर से संपर्क साधा है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता साहिल जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल के पास और खबर है। जी साहिल। श्वेता, अभी ये खबर आई है कि शिवसेना के नेताओं ने ओम माथुर से संपर्क किया है और उनसे बातचीत करके उनको ये ऑफर देने की कोशिश की है कि 119 सीटें जो बीजेपी को दी जा चुकी है, उसके बाद में जो सीटें एक्सचेंज करनी है जिसकी बात बीजेपी कर रही थी, उस बीच अगर बीजेपी की सीटें बढ़ती है तो शिवसेना उसके लिए तैयार हो सकती है। ये बात उन्होंने ओम माथुर के सामने रखी, लेकिन उस पर बीजेपी की तरफ से ये बताया गया है कि चूंकि अमित शाह साफ कह चुके हैं कि 130 के नीचे अब बीजेपी नहीं आएगी। शिवसेना ने जो स्टैंड लिया था रविवार को कि 151 के नीचे वो नहीं आएंगे, उसके बाद अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 130 के नीचे वो आने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए शिवसेना ने यह जरूर कहा है कि एक्सचेंज ऑफ सीट जो होंगी उसको लेकर वो बात करने को तैयार है। अभी तक बीजेपी की तरफ से ने वो प्रस्ताव मंजूर नहीं किया है। दूसरी तरफ बीजेपी की कल स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद काफी सारा रुख साफ हो जाएगा। इस बीच ये भी खबर है कि बीजेपी अपनी पहली सूची आज रात को जारी कर सकती है। शिवसेना की भी पहली सूची आज रात को जारी हो सकती है। श्वेता, हम अपने दर्शकों को बता दें कि साहिल जोशी के अलावा हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जुड़े हुए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और संजय निरुपम, कांग्रेस का रुख रखने के लिए कांग्रेस सांसद संजय निरुपम हमारे साथ हैं। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले जिस बयान के आधार पर हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं वो हम आपको सुना देते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा क्या गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हमको महायुति चाहिए और महायुति के लिए हमने कभी भी चर्चा के दरवाजे बंद नहीं किए। केवल हमारा कहना यह होता है कि दोस्त कभी मीडिया के माध्यम से बात नहीं करते, वो सीधे बात करते हैं। हमारी बात मैंने स्वयं सीधे जाके माननीय उद्धव जी ठाकरे इनको कही है। मैं उनके घर मातोश्री पर गया था और भारतीय जनता पार्टी की जो बात है मैंने उनके सामने रखी और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बात है उस पर हम कायम है। चर्चा के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमने चर्चा कभी भी बंद करने की बात नहीं की। अब बॉल उनके कोर्ट में है, जो निर्णय करना है उनको।
रिश्ते में जो दूसरा पेच है वो भी एक बार दिखा देते हैं। बीजेपी शिवसेना में किचकिच है तो महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। एनसीपी 144 सीटों की मांग पर अड़ी है, कांग्रेस उतनी सीटें देने को तैयार ही नहीं है। आज गठबंधन को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, फिर एनसीपी कोर कमेटी की बैठक हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। दोनों पार्टियां कल सुबह एक साथ बैठकर सीटों को लेकर चर्चा करेंगी। दरअसल एक बात यह भी कही जा रही है कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन का जो हाल होगा, जो उसका नतीजा निकलेगा, उसके बाद मुमकिन है कि एनसीपी कांग्रेस के बीच गठबंधन रहे या न रहे, उसे लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन ये सारी अटकलों की बातें हैं। सिद्धार्थनाथ जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ। 15 साल बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में शायद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो गठबंधन है उसका भविष्य कुछ उज्जवल नजर आ रहा था। सत्ता विरोधी लहर जो है, जितने भी सर्वे किए गए सब में दिखा कि सत्ता विरोधी लहर बहुत ज्यादा प्रबल है। फिर ये सेल्फ गोल क्यों? हेलो जी सिद्धार्थनाथ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, जो परिवर्तन है वो तो अवश्य होएगा और इसमें ना शिवसेना को कोई कठिनाई दिखती है, ना भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई दिखती है। और अभी बातचीत का दौर चल ही रहा है, तो अच्छी उम्मीदें हैं कि दोनों का गठबंधन जो 25 साल पुराना है, 15 साल की भ्रष्ट कांग्रेस एनसीपी की जो सरकार है उसको हम लोग हटाने में सफल होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस समय जब बातचीत का दौर है हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हाँ, एक समय का जरूर होता है कि टिकट अनाउंस हो जाए और लगता है कि जो सीटें हम लोग हमेशा लड़ते आए हैं उसमें से हो सकती हैं 70-80 सीटें इधर से, 70-80 सीटें दो उस तरफ से, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। मगर उम्मीद है कि ठीक ठाक इसका रिजल्ट निकलेगा। संजय निरुपम जी, आप लोगों की स्थिति थोड़ी सी और बुरी लग रही है क्योंकि 174 आपने लड़े थे पिछली बार, इस बार आप कम भी अपनी सीटें घटा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद एनसीपी को मंजूर ही नहीं हो रहा है। हाँ, 15 वर्षों से हम लोग साथ में हैं और एनसीपी ने इस बार आग्रह किया कि उनकी सीटें बढ़ाई जानी चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ना नहीं बोला। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जितनी सीट मांग रहे हैं उतनी सीट देना मुश्किल हो रहा है। तो अब जाकर के कल शायद दोनों पार्टियों के नेतागण बैठेंगे और इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन हमारे गठबंधन के बीच जो विवाद चल रहा है और उनके गठबंधन के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। हमारे गठबंधन में सीटों को बढ़ाने के ऊपर एक विवाद है, कितना बढ़ाया जाए, लेकिन इनके गठबंधन में बुनियादी तौर पर मुख्यमंत्री कौन हो इसके ऊपर एक चिंता जताई जा रही है। आपके यहाँ ये चिंता नहीं है? अजीत पवार का नाम कहां से आ रहा है? विवाद है। हमारे यहां इसलिए चिंता नहीं है कि 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है और जब कांग्रेस के विधायक कम थे तब भी एनसीपी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री को स्वीकार किया था। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर बुनियादी तौर पर यह चिंता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है, महाराष्ट्र की जनता इनको चाहती है कि नहीं चाहती है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि कैसे अभी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। उससे पहले एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नपुंसक तक कहने में लगे हुए हैं, मैं देने वाला, तुम देने वाला, ये मेरा वो तुम्हारा, इस तरह की हरकतें चल रही है। इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता भी बहुत ज्यादा खिन्न हो रही होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। हो सकता है मेरा अंदाज गलत हो जाए, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों के विवादों में आप देखिए कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से बड़ा सिविलाइज तरीके से, बहुत सभ्यतापूर्वक एक दूसरे को बात पहुंचाई जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो विवाद है वो बहुत ही नीचे स्तर पर उतर गया है और ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा, पूरा देश देख रहा। बहुत दिलचस्प बात आप कर रहे हैं राजीव। क्या किसी भी गठबंधन, दोनों में से किसी भी एक गठबंधन को इस वक्त ये मॉरल राइट है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह का आक्षेप करें? क्योंकि स्थिति जो सामने नजर आ रही है वो तो लगभग एक जैसी दिख रही है। लगभग एक जैसी है, लेकिन मैं संजय निरुपम से बहुत दिनों के बाद एक बात उनकी सही है कि बीजेपी शिवसेना सत्ता देख रही है। कांग्रेस एनसीपी जानती है कि चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कांग्रेस और एनसीपी के बीच में जो लड़ाई है वो एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई है कि कम से कम 40-50 सीट तो आए।
बीजेपी शिवसेना की लड़ाई जो सही है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये असली लड़ाई जो है वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में है। कांग्रेस में ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि कांग्रेस जानता है कि इस बार उनका मुख्यमंत्री नहीं होगा। संजय निरुपम जो भी कहे, उनका इस बार कांग्रेस एनसीपी का मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति आज की है, वो बदलती है, वो बात अलग है। राजदीप, आप कब से भविष्यवक्ता होने लगे? नहीं, मैं आज की नहीं सर, मैं आज की स्थिति कह रहा हूं। मैं आज की हालत इस तरह से है कि आपके चांसेस थोड़े कम हैं। हाँ, आज बीजेपी शिवसेना सेल्फ गोल शायद कर रही है, जिस तरह से आपसी लड़ाई वो पब्लिक में कर रही है, लेकिन उनकी लड़ाई इस वजह से है कि 20 साल बाद उनको सत्ता नजर आ रही है। सत्ता की लड़ाई बीजेपी और शिवसेना के बीच में है। आपकी जो लड़ाई है, असली लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है कि कांग्रेस एक तरह से अपना अस्तित्व बरकरार रखे और एनसीपी भी अपना अस्तित्व बरकरार रखे। तो एक फर्क जरूर है दोनों लड़ाइयों में। प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी, बाकी जो गठबंधन होते हैं उनका आधार कहा जाता है जाति है, धर्म है, समीकरण बैठाना है। यहां पर एक ऐसे गठबंधन की हम बात कर रहे हैं बीजेपी शिवसेना के स्वरूप में, जहां पर वैचारिक गठबंधन है, सैद्धांतिक गठबंधन है, वहां पर ऐसी स्थिति आ गई है सीटों के बंटवारे को लेकर। नहीं, वैचारिक गठबंधनों में भी कई बार जो है सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है। वो गतिरोध मिटा भी लिया जाता है और उस दिशा में कदम भी उठाया जा रहा है। लेकिन पहली बार ये दिख रहा है कि जहां पर जहाज डूबना तय है, उस जहाज डूबते समय भी जो है वो एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं। यानी विपक्ष के नेता की कुर्सी के लिए भी इतना भयंकर युद्ध, और उस पर भी सरदेसाई जी भविष्यवक्ता ना होने पाए, इसके लिए निरुपम जी का आक्षेप। निरुपम जी का भविष्यवक्ता होने का लाइसेंस सिर्फ कांग्रेसियों के पास है। राजदीप भी पत्रकार हैं, उनको भी भविष्यवक्ता होने का अधिकार है एक विश्लेषक होने के नाते। आप तो भविष्यवाणी कर दीजिए शिवसेना बीजेपी के गठबंधन को लेकर। इतनी बड़ी आपत्ति, इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा? इस गठबंधन का भविष्य उज्जवल रहेगा, चिंता ना करें। दो इस तरह के कई बार गतिरोध आए हैं और उन गतिरोधों से उबरने में हमारा गठबंधन कामयाब रहा है। लेकिन कांग्रेस जी नहीं, इतना ही मैं कहूंगा। देखिए, ये पॉलिटिकल अलायंसेस जो होते हैं, आइडियोलॉजिकल जो हम लोग का शिवसेना का है, वो बरकरार है आज भी। जो फर्क इतना है कि एक 59 सीट्स थी जहां पे कभी जीत नहीं हुई, उसको लेके किस प्रकार से दोनों शिवसेना और बीजेपी के अंदर मंथन है कि कौन उसको निकाल सकता है। इतनी है, जरूर है कि और बड़ी चीज नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये 59 सीट जब हमने या शिवसेना ने कभी जीती ही नहीं गठबंधन ने, तो किस प्रकार से कौन ज्यादा जीत सकता है, इसका एक मंथन चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि शिवसेना और बीजेपी जो महाराष्ट्र का मूड है उसके खिलाफ वो दोनों पार्टियां कभी भी जा सकती हैं। हाँ, ये जरूर है कि एनसीपी को दिख रहा है कि कांग्रेस का जो हर्ष हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, उनकी कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस एक भस्मासुर जैसी दिखने लगी है पॉलिटिकल पार्टी कि कोई हाथ मिलाएगा तो जल जाएंगे। हल्ला बोल में गठबंधन का काउंटडाउन आप देख रहे हैं। हालांकि तस्वीरें हम आपको दो ही उसमें दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे और अमित शाह की, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जहां पर कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन का भी हाल बुरा ही नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने राय ली है, कांग्रेस की तरफ से ली है, शिवसेना की तरफ से ली है, एनसीपी के प्रवक्ता के जुड़ने का इंतजार है। लेकिन राजदीप, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, ये सिर्फ एक हार्ड बार्गेनिंग हम देखें चुनावों से पहले, या फिर ये उससे एक कदम आगे है? इस बार एक कदम आगे है। हार्ड बार्गेनिंग हमेशा हुई है, लेकिन मुझे लगता है एक अविश्वास का माहौल बन गया है। उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच में जो रिश्ते हैं वो उस तरह के रिश्ते नहीं है जैसे प्रमोद महाजन या बाल ठाकरे के बीच में थे। यानी तब भी बार्गेनिंग हुआ करती थी, लेकिन जो लीडरशिप थी उनमें एक विश्वास का माहौल था। अब अविश्वास का माहौल है। जिस तरह से सामना ने डायरेक्टली नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहा है, या नरेंद्र मोदी ने एक तरह से शिवसेना को केवल एक कैबिनेट बर्थ दिया, या नितिन गडकरी ने राज ठाकरे के साथ जिस तरह से गुप्त मीटिंग करने की कोशिश की थी जनरल इलेक्शंस के पहले, तो एक अविश्वास का माहौल है। और खास करके कटुता बड़ी है वर्कर्स में। वर्कर जो है बीजेपी का और सेना का, उनमें एक तरह से एक तनाव बड़ा है जो पहले नहीं था, और यह मुझे लगता है सत्ता की वजह से है, और जो लीडर है उनमें एक अविश्वास है। और यह भी लड़ाई है कि हिंदू हृदय सम्राट नंबर 1 कौन है। बाला साहब जब तक थे महाराष्ट्र के लिए वो हिंदू हृदय सम्राट नंबर 1 थे। अब नरेंद्र मोदी बीजेपी कहती है हिंदू हृदय सम्राट नंबर 1 हो गए। तो एक तरह से जो जमीन थी
वो शिवसेना के से खींचने की कोशिश बीजेपी कर रहा है। जी, पहले जमीन हासिल करनी है सामने वाली कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से, और उसके बाद जमीन हासिल करनी होगी, जमीन का बंटवारा करना होगा बीजेपी और शिवसेना को। इस पर क्या राय बनती है, इस पर क्या सहमति बनती है? हल्ला बोल में आज आप देख रहे हैं गठबंधन का काउंटडाउन, दो गठबंधन, उनका क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहां पर साहिर लुधियानवी की 2 लाइनों से मैं शुरू करूंगी। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना अच्छा, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। क्या स्थिति ऐसी आ चुकी है? सिद्धार्थनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमसे बातचीत कर रहे हैं, संजय निरुपम कांग्रेस का रुख रख रहे हैं, प्रेम शुक्ला शिवसेना के प्रतिनिधि हैं अभी, और नरेंद्र वर्मा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी के, साथ ही राजदीप सरदेसाई हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। चूंकि नरेंद्र जी आप ताजा जुड़े हैं हमारे साथ, हम एनसीपी का रुख पहले जान लें, क्योंकि अभी तक जो हमारे सामने आ रहा है वो 24 घंटे का अल्टीमेटम सामने आता है कि आज नहीं कल चलिए, कल दोनों पार्टियां साथ बैठकर माथापच्ची करेंगी। लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि इससे ज्यादा सीटें आपको देंगे नहीं, 10 सीटें आपकी बढ़ गई। कहां तक आकर एनसीपी की बात पूरी होगी? देखिए, जब हम गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन में सीटों के बंटवारे के वक्त ऐसे समय लगते हैं और उसमें कोई अल्टीमेटम की बात नहीं होती है। काफी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सीटों का बंटवारा होता है। जहां तक 124 सीटों की बात है, महीने भर पहले जब आखिरी बैठक आदरणीय पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, अहमद पटेल और ए के एंथनी जी के बीच में दिल्ली में हुई थी, जब वो 124 हमें उस वक्त उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन हमने कहा हमें इनसे ज्यादा चाहिए। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक मुंबई में संपन्न हुई है और कल सुबह आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल पटेल और प्रांतीय अध्यक्ष सुनील तटकरे जी कल मुख्यमंत्री और अहमद पटेल जी से मिलकर कल की बैठक के अंदर हमारा ये जो पेच है ये सुलझा लिया जाएगा और आगामी चुनाव में विधानसभा में हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। लेकिन हम मानते हैं क्योंकि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 27 है, अब इससे ज्यादा हम विलंब नहीं कर सकते, इसका हमें ज्ञान है। और कल हम मिलकर कांग्रेस के नेतागण, शीर्ष नेता और हमारे शीर्ष नेता एनसीपी के मिलकर ये जो पेच है, ये जो कई दिनों से हमारी जो सीटों के बंटवारे पे जो चर्चा चल रही है, उसका समाधान निकाल लिया जाएगा, सम्मानपूर्वक समाधान निकाल लिया जाएगा। आपको भरोसा नहीं है कि कांग्रेस, चूंकि केंद्र में वो चुनाव हार गए हैं, इसीलिए यहां पर भी उनकी स्थिति बुरी हो, अब साथी पर भरोसा नहीं रह गया आपको? नहीं, साथी पे पूरा भरोसा है, इसलिए हम साथ में लड़ने की बात कर रहे हैं। सिर्फ हमारा यह कहना है कि 2009 में आपके सांसद ज्यादा थे तो हमने आपको विधानसभा की सीटें ज्यादा दी, ये गठबंधन का धर्म है। और इस बार हमारे सांसद ज्यादा चुनकर आए तो विधानसभा की सीटों जो है वो हमें ज्यादा मिलनी चाहिए, यही एनसीपी की तरफ से प्रस्ताव उनके सामने रखा गया है। प्रेम शुक्ला जी, गठबंधन का ये धर्म आप लोग नहीं मानते हैं? उनके पास, बीजेपी के पास सांसद चाहे कितने भी हों, आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो सीट ही नहीं देंगे उतनी। देखिए, हमारा गठबंधन वैचारिक और यह मापदंड नहीं हो सकता, वरना 2009 में भारतीय जनता पार्टी 26 सीटें लेकर 9 सीट थी और शिवसेना 22 सीट लेकर 11 थी, तो हम तभी ये प्रस्ताव पेश कर देते। तो भारतीय जनता, और दूसरा एक मुद्दा जो 59 सीटों का है वो भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, 2009 में विधानसभा सीटों का पुनर्गठन हुआ है, इसलिए जो है वो 25 वर्षों से शिवसेना ये सीट हार रही है। ये मुझे लगता है कि ये बात ही जो है वो थोड़ी सी बेबुनियाद टाइप की है। शिवसेना का जो सीटों या भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पे पराजित हुई हो 2009 से नया आपको फॉर्मूला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2009 में सारे जो विधानसभा क्षेत्र है पुनर्गठित हो गए हैं, इसलिए 25 वर्षों के आधार पर जो है कोई उसका बहुत महत्व नहीं है। सिद्धार्थनाथ जी, इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, जब दोनों तरफ के शीर्ष नेता बैठे हुए हैं, उन लोगों की बातचीत चल रही है, दरवाजे दोनों तरफ के खुले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है खुले ही रहेंगे क्योंकि दोनों मिलके लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि प्रवक्ता लोग यहाँ पर बैठ के इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो ऊपर डिसाइड होती है, लक्ष्य है कि सब दोनों मिलके कितनी ज़्यादा सीटें जीत सके और एक अच्छी सरकार बन सके, और साथ ही साथ जो डिलिमिटेशन है या अन्य सीट जहाँ पे हम हारे हैं या वो हारे, क्या उसमें कुछ रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ों को लेके विस्तार से चर्चा हो रही है। थोड़ा सा हो सकता है विलंब हो रहा हो, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा देर तक की कठिनाई रहेगी। 27 तारीख को नामांकन दाखिल होना है। संजय निरुपम जी, पहले ही सत्ता विरोधी लहर है, दूसरा आपको नहीं लग रहा है कि ये जो चीजें चल रही हैं, ये जो खींचतान चल रही है गठबंधन के 2 सहयोगियों के बीच, इससे और ज्यादा नुकसान ही होने वाला है आप लोगों को?
मैं आता हूं, आपके सवाल पर आता हूं। उससे पहले, ब्रेक से पहले सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि कांग्रेस एक भस्मासुर है। भस्मासुर हमारे पौराणिक कहानियों में एक ऐसा राक्षस है जो जिसके सर पे हाथ रखता है वो खत्म हो जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा, नीतीश कुमार किसके साथ थे, आज उनकी क्या स्थिति है। कुमारस्वामी किसके साथ थे, आज उनकी क्या स्थिति है। मायावती को किसने एक बार समर्थन दिया था, आज उनकी क्या स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को एक मतलब इस्तेमाल किया है और उसका इस्तेमाल करके बाद में यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत उसको छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलने की भूमिका निभाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी सीटों को लेकर के जो भी मतभेद हैं, उन मतभेद को हम दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना बीजेपी ने हमेशा कहा कि हमारा गठबंधन सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह हिंदुत्व पर आधारित है, महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर आधारित है। आज दुर्भाग्य है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच 11 सीटों को लेकर के हिंदुत्व को कहीं किनारे रख दिया गया है, महाराष्ट्र के स्वाभिमान को किनारे रख दिया गया है। और जो लोग दावा करते हैं कि महाराष्ट्र पे वो राज करेंगे, महाराष्ट्र के लोगों का कल्याण करेंगे, उन लोगों के सामने 11 सीटों को लेकर के ऐसे एक सिर्फ उटौवल चल रही है, मारामारी चल रही है। एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। तो ये स्थिति स्पष्ट हो रही है। संजय जी जहां तक थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। अभी ओम माथुर जी से बातचीत हो रही है, हमारे लोग मातुश्री गए हुए हैं, तो इसलिए एक दूसरे का मुंह नहीं, हम लोग जाके चाय मिठाई का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे के मुंह में डालें और आगे बढ़े। इतना ही है, हम लोग एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, आप भूल गए 2004 में अकेला चलो का किसने नारा दिया था? 1999, 1998, एक मिनट, फिर 2000, ये सब में आपने अकेला चलो का जो नारा दिया था वो कहां से आया था? लेकिन 2004 से, एक मिनट, 2004 से नहीं, मैं तो अभी आपको याद दिलाया ना। हम तो याद अपनी बात रखते हैं साहब, आप लोग भूल जाते हैं। 2004 से 2014 तक कामयाबी के साथ अगर किसी ने गठबंधन सरकार चलाई तो कांग्रेस नहीं चलाई ना। यूपीए की सरकार आपके सामने। रह गई बात कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच मतभेदों का, तो हमें मालूम है 15 वर्षों से हम सत्ता में हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी का एक माहौल है। फिर भी हम दोनों पार्टियों ने मिलकर के 15 वर्षों में जो महाराष्ट्र में विकास के अच्छे काम किए हैं, उन कामों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे। लोग अगर हमारी बात पसंद करेंगे, निश्चित तौर पर हमें दोबारा मौका देंगे। लेकिन आज ये कह देना कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जा रही है और शिवसेना और बीजेपी आ रही है, मुझे लगता है ये कपोल कल्पना है। ये बहुत ही खैर, ये राजनीतिक इतिहास अगर कुरेदा जाए तो शायद हर पार्टी के, अंग्रेजी की कहावत अगर हम इस्तेमाल करें, इसमें स्केलेटन्स इन द कबर्ड, हर जगह से निकलेंगे। सिद्धार्थ नाथ जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन राजदीप, जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहां पर और सहयोगियों का जो जिक्र किया है संजय निरुपम ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त एक डर है? चुनाव पूर्व कुछ सहयोगी साथ छोड़कर गए थे, अभी अगर शिवसेना से इस तरीके से साथ छूटा, एक तरफ अकाली नजर आता है हमें, पंजाब में हरियाणा की एक मिसाल नजर आती है, वो कुछ स्थिति पेचीदा कर सकती है। देखिए, मुझे लगता है श्वेता कि जब से बीजेपी को भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली जनरल इलेक्शन में, आम चुनाव में, तब से बीजेपी को अब लगा है कि जो पावर इक्वेशन है, सत्ता का जो इक्वेशन है, वो बदल गया है, कि बीजेपी में ताकत अब है और ये जो सहयोगी है ये कमजोर हो गए हैं। जैसे मैंने कहा, अब बीजेपी को लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट नंबर 1 जो है वो नरेंद्र मोदी है। महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देगी, उद्धव ठाकरे के नाम पर नहीं देगी। यानी जो बैलेंस है वो बिल्कुल बदल गया है। न केवल महाराष्ट्र में, आपने देखो अन्य राज्यों में भी एक तरह से हरियाणा जनहित कांग्रेस जो कुलदीप बिश्नोई की थी, उनको भी अब बीजेपी ने किनारे कर दिया है। आप देखेंगे कि रामविलास पासवान जो है, उनको जो मंत्री पद चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं। शिवसेना को केवल एक कैबिनेट बर्थ दिया है। यानी बीजेपी को अब लगता है कि असली ताकत आज बीजेपी में है और ये एक मौका है महाराष्ट्र में कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सके। ये बैलेंस, और ये कांग्रेस में भी था। कांग्रेस में भी जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस को भी लगता था कि डोमिनेंट पार्टी कांग्रेस होनी चाहिए, सहयोगी दल नहीं, जैसे तृणमूल है या जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये जो नेशनल पार्टी की इमेज है, चुनाव के बाद मुझे लगता है बीजेपी को अब लगता है कि ये छोटी पार्टियां हैं, हम शिवसेना के बगैर भी चुनाव जीत सकते हैं, या तो कम से कम नंबर 1 पार्टी आ सकते हैं। शिवसेना को क्या ऐसा महसूस हो रहा है और सिद्धार्थ नाथ जी इसका क्या जवाब देना चाहते हैं? बस इस ब्रेक के बाद, ये वक्त की कमी है, इसलिए सीधे तौर पर सवाल मैं सिद्धार्थ नाथ जी आपसे जान लेना चाहती हूं कि केंद्र में जीत को लेकर आप इतने उत्साहित हो गए हैं कि क्या वाकई आपको अब सहयोगियों की उस तरह से परवाह नहीं रह गई है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जीत के साथ घमंड कभी नहीं आ सकता और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच भी है, यह मानना भी है। मगर
सच पूछिए तो घमंड आ गया के अंदर। अरे आप रहने जी, आप तो घमंड करते करते बाहर ही हो गए हैं, 44 पे आ गए, इसलिए शांत रहिए आप। संजय निरुपम जी, जब तक शिवसेना की तरफ से ये ना कहा जाए, तो 44 पे आ गए, लेकिन आप 282 पे आके इतने घमंडी हो गए, इतने अहंकारी हो गए। पहले कुलदीप बिश्नोई को डंप किया और अब शिवसेना के साथ ऐसे लड़ रहे हैं जैसे शिवसेना कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपके घमंड और आपके अहंकार को देखा जा रहा है, पूरा देश महसूस कर रहा है। आप देखिए, आप मुझसे तू मैं करना चाहते तो आवाज मैं भी ऊंची करता हूं और कसम खाता हूं कि आपको यहीं भी दबा दूंगा आपकी आवाज को। सिद्धार्थ जी, आप जवाब दे दीजिए, बस शिष्टाचार में रहिए, दबा दो, शिष्टाचार में में हिम्मत है तो दबा के दिखा दो। कांग्रेस की घमंड में हिम्मत है तो दबा के दिखा दो ना, ऐसी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल मत करो जी। धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल मत करना, लहजे में बात करिए, सभ्यता से बात करिए। जो करते हम लहजे में कर रहा हूं और ये आपको साफ साफ कह रहा हूं, क्योंकि आपने बीच में करना शुरू किया, आपके अंदर तिलमिलाहट क्योंकि आपने बीच में करना शुरू किया, मैंने बीच में नहीं किया था। मैंने एकदम नहीं बोला था आपके बीच में, क्योंकि आपने शुरुआत की ना जनाब। भारतीय जनता पार्टी को कोई घमंड नहीं है। तो आपने संजय निरुपम जी को परेशानी ये है कि इन्होंने जो गठबंधन के साथी थे शिवसेना की तरफ से, आज इनको दिख रहा है कि ये इसी गठबंधन में रहते तो मैं सत्ता में आ जाता, ना ये रहे केंद्र के ना ही रहने वाले राज्य के। तो इनकी जो परेशानी है संजय निरुपम जी, वो आपकी सामने झलक रही है, इसलिए शांत रहिए। और आप लोगों का जो फिलहाल आप अपनी परेशानी दूर करिए, हमारी परेशानी की चिंता न करें। भ्रष्टाचार है, जो आपका कुशासन है महाराष्ट्र में, वो बीजेपी शिवसेना आपको सीधा जवाब देगी और उसी के साथ जनता भी आपको जवाब देगी। जी चलिए सिद्धार्थनाथ जी, फिलहाल तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दोनों गठबंधन हैं उनका स्वरूप आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाए, ताकि वोटर भी अपना फैसला ले सकें। पार्टियां तो फैसला लेती रहेंगी किसे टिकट देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। राजदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया। 27 सितंबर तक नामांकन दाखिल करने हैं, आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने का। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में 288 सीटों पर कौन सी पार्टी कितने उम्मीदवार उतारे, उसे लेकर सहमति नहीं बन पाई है। ये शिवसेना बीजेपी की तस्वीर है, जहां पर शिवसेना का फॉर्मूला है कि 151 सीटों पर सेना को लड़ना है, 119 सीटें बीजेपी के लिए और 18 जो बाकी छोटे दल उनके साथी हैं। लेकिन बीजेपी ने जो फॉर्मूला इजाद किया था वो 135 और 18 बाकी अन्य पार्टियों के लिए। कुल मिलाकर अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें लग रहा है कि बीजेपी 130 तक में मानने को तैयार है, लेकिन उससे कम में नहीं। गतिरोध है, क्या नतीजा निकलेगा इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। कांग्रेस एनसीपी का भी हाल कमोवेश वैसा ही है। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।